क्लास 10th लेसन 6 लाइफ प्रोसेस टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन द एनिमल्स। यानी कि एनिमल में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। अब ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है? किसी भी चीज को कैरी करना। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए एनिमल के अंदर एक खास तरह का सिस्टम होता है जिसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। Circulatory system is responsible for the transport of various substance in the human being. It is composed of heart, arteries, vein, and blood capillaries. Blood play the role of carrier of substance. तो यहां पर आता है सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या? किसी भी चीज को, किसी भी जो अलग अलग सब्सटेंसेज हैं उनको कैरी करने के लिए, उनको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए एक सिस्टम होता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हार्ट आता है, आर्टरीज आती हैं, वेन आते हैं, ब्लड कैपिलरीज आती हैं और ब्लड आता है। ब्लड को हम क्या कहते हैं? कैरियर ऑफ द सब्सटेंस कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। न्यूट्रिएंट्स जो है वो सेल में कौन लेके जाएगा? ब्लड लेके जाएगा। सेल से गंदगी जो है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो कौन लेके जाएगा? ब्लड लेके जाएगा। ठीक है, जो ऑक्सीजन है वो कौन लेके जाएगा? ब्लड लेके जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड है वो कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? ब्लड करेगा। हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? ब्लड करेगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बॉडी का ऐसी कौन सी चीज है जिसमें हार्मोन भी होते हैं और ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, उसके अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया वगैरह भी होते हैं, तो आपको ब्लड। ठीक है, ब्लड इज जस्ट लाइक अ ट्रक। एक ट्रक है जिसमें बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। एक में गंदगी पड़ी है, एक में न्यूट्रिएंट पड़े हैं, एक में ऑक्सीजन पड़ी है, कार्बन डाइऑक्साइड पड़ी है, एंड जो हार्मोन्स पड़े हैं बहुत सारे। इस तरह से हर एक चीज ब्लड में ही होती है और अलग अलग पार्ट्स में कौन लेके जाता है? ब्लड। ठीक है, तो ब्लड इज अ जस्ट लाइक अ ट्रक। ओके, क्या बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं। दूसरा होता है, अब वो ट्रक जो है, ट्रक किस पे चलता है? रोड्स पे चलता है। बॉडी में भी रोड्स हैं जिस पे ब्लड चलता है, उसे कहते हैं क्या? ब्लड वेजल्स। ये दो तरह की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स। और आगे जाकर आर्टरीज और वेन्स बहुत पतली पतली हो जाती हैं, बहुत बारीक हो जाती है, उन्हें कहते हैं ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, ओके। इसके अलावा अब इनको मूव कराने का, पंप कराने का एक ऑर्गन होता है जिसे कहते हैं हार्ट। तो हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। क्लियर है बेटे? ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? बहुत मुश्किल नहीं है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं, हार्ट की बात करते हैं। हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल। ये खास तरह की मसल से बनता है जिसे कार्डियक मसल कहते हैं। कार्डियक मसल्स बॉडी में हर जगह नहीं मिलती, हार्ट में, और हार्ट में मिलती हैं और कुछ बड़ी वेजल जो होती हैं उनमें मिलती हैं। ठीक है, इट इज सो स्मॉल दैट इट कैन फिट इनसाइड द अडल्ट फीट। यानी एक मुट्ठी के जितना से के बराबर होता है। ठीक है, the heart is pumping organ which pump the blood. The human heart is composed of four chamber, two auricle, two ventricles, right ventricle, left ventricle। यानी हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? चार चैम्बर होते हैं। ठीक है, इसीलिए आदमी कितनी शादियां कर सकता है? चार शादियां कर सकता है, चार बीवियां रख सकते हैं, नहीं मैक्सिमम। ठीक है, एक, क्योंकि दिल में कितने कमरे हैं? चार। ठीक है, याद रहेगा। अरे इस मतलब इस बात को सीरियसली मत ले लेना है कहीं पता चला चार चार करके बैठे हो। फिर आता है सिस्टोल एंड डायस्टोल। जब दिल धड़कता है, जब हार्ट पंप करता है, तो जो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है उसे कहते हैं सिस्टोल, और जब वो फैलता है, रिलैक्सेशन होता है, तो उसे कहते हैं डायस्टोल। ठीक है, हार्ट पंपिंग एक्चुअली एक सीरीज होती है सिस्टोल और डायस्टोल की, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टरीज। आर्टरीज क्या होती है? ये मोटी वॉल वाली, ये क्या है? ब्लड वेसल है, मोटी वॉल वाली होती है। ठीक है, और ये क्या करती हैं? हार्ट टू बॉडी जाती हैं। आर्टरीज कहां से जाती हैं? हार्ट टू बॉडी। हार्ट से निकल
निकली और कहा बॉडी के दूसरे पार्ट में गई, उन्हें कहते हैं आर्टरीज। आर्टरीज की वॉल मोटी होती है, इनकी ल्यूमन छोटी होती है, ठीक है। इनके अंदर जनरली जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, क्योंकि हार्ट के अंदर जो है मोस्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन वो आर्टरीज जो लंग्स में जाती हैं उनमें ब्लड क्या है, ऑक्सीजनेटेड नहीं होता, उसमें डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड होता है। पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं जिसे, लंग्स में जाने वाली आर्टरी को पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। उनमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अच्छा, आर्टरी के साथ एक और पंगा है, आर्टरीज जो स्किन के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर गहराई में होती है, ठीक है। क्यों गहराई में होती हैं, स्किन में ऊपर नहीं होती, ऊपर जो आपको दिखती है वो वेन्स दिखती हैं, ठीक है। आपकी स्किन के हाथ की स्किन में आपको जो दिखाई देती है ना, बॉडी बिल्डर्स के हाथ में जो दिखती है, नसें से दिखती हैं, वो वेन्स होती हैं, वो आर्टरीज नहीं होती। क्यों नहीं होती बेटा आर्टरी, क्योंकि आर्टरी में बहुत प्रेशर होता है, आर्टरी में ब्लड बहुत प्रेशर से बहता है। तो अगर आर्टरी कट जाए, ठीक है, तो ब्लड का प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि सारा खून बाहर आ जाएगा, आदमी मर जाएगा। इसीलिए क्या है, हमारी जो नेचर ने ये व्यवस्था कर रखी है, ये अरेंजमेंट कर रखा है कि आर्टरी स्किन के अंदर गहराई में होती है, ठीक है, ताकि क्या हो, जब अगर छोटी मोटी चोट लगे तो ऊपर ऊपर क्या है, वेन्स है, और वेन्स में ब्लड इतना प्रेशर से नहीं बहता, ठीक है बेटे। यहां तक समझ में आई बात, ये है आर्टरीज, क्लियर है। आर्टरीज क्या होती हैं, स्किन के अंदर गहराई में होती हैं और इनके अंदर ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं वेन्स की बात करते हैं। वेन्स का क्या है, वेन्स का पहला पहला पॉइंट, ये बॉडी टू हार्ट होती हैं, ये ब्लड को बॉडी से हार्ट में लेके आती हैं, क्लियर है। कि इनमें प्रेशर कम होता है, ये स्किन में ऊपर होती हैं, ठीक है, और इनके अंदर प्रेशर कम होता है, इसीलिए ये ऊपर होती हैं, ताकि छोटी मोटी चोट भी लग गई, कट भी गई, तो इतनी जल्दी इतना सारा ब्लड नहीं निकलेगा, ठीक है बेटे। इनके अंदर जनरली डीऑक्सीजनेटेड यानी इम्प्योर ब्लड होता है, लेकिन जो लंग्स से आती है, पल्मोनरी वेन जो होती हैं, उनमें कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में आएगा, सर ऐसा लंग्स में ऐसा क्या है कि वहां जाके उल्टा काम हो गया। क्योंकि क्या है, पूरी बॉडी जो गंदा खून लेके आती है, आर्टरी जब उसे उसमें लेके जाएगी तभी तो फ्रेश होके आएगा। यानी लंग्स में क्या होता है, जो खून जाता है, गंदा खून जाता है, वो साफ होके आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ऑक्सीजनेटेड होके आता है। लंग्स में क्या होती है, ऑक्सीजन आती है ना, इसीलिए। लेकिन बाकी किसी बॉडी में, बाकी के बॉडी पार्ट्स में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और वो उसे ऑक्सीजन को यूज कर लेती है, और फिर वो क्या करती है, वापस भेजती है किसको, डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड को, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई बेटे। इसके बाद हम बात करते हैं, एक और खास बात होती है, वेन्स के अंदर वॉल होते हैं, ठीक है। वेन्स के अंदर ब्लड का प्रेशर बहुत कम होता है, तो इसलिए क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, जब हम वेन्स के अंदर प्रेशर कम होता है तो कहीं ब्लड वापस ना आ जाए, क्योंकि प्रेशर तो कम है ना, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, प्रेशर कम होने की वजह से ब्लड कहीं वापस ना आ जाए, इसीलिए वेन्स में जगह जगह वॉल्व होते हैं जो ब्लड को पीछे आने नहीं देते, ठीक है। क्लियर है कि भाई, ठीक है, यहां से निकल गया, अब ये गेट पीछे नहीं खुलेगा, सामने तो खुल सकता है लेकिन पीछे नहीं खुलेगा। क्लियर है बच्चे, ये क्या है, ये है आपका वेन्स। अब आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस देखा जाए तो पहला पहला तो डायरेक्शन की बात करें, ठीक है, ब्लड की डायरेक्शन की बात करें। ब्लड की डायरेक्शन आर्टरीज में क्या है, हार्ट टू बॉडी, वेन्स में क्या है, बॉडी टू हार्ट, पहला। दूसरा, टाइप ऑफ ब्लड, एक में डीऑक्सीजनेटेड है, एक में ऑक्सीजनेटेड है। लेकिन टू लंग्स कौन सा होगा, लंग्स में जाएगा उल्टा हो जाएगा, क्लियर है। लंग्स में आर्टरी तो है डीऑक्सीजनेटेड लेके जाती है और वेन ऑक्सीजनेटेड लेके जाती है। फिर प्रेशर, प्रेशर आर्टरीज में ज्यादा है और वेन्स में कम, ठीक है। वॉल की थिकनेस, ठीक है, वो या वॉल का जो है थिकनेस है, वो आर्टरीज में तो थिक है लेकिन वेन्स में कैसी है, थिन वॉल है, ठीक है। इसके बाद प्रेजेंस ऑफ वॉल्व, वॉल्व भी आर्टरीज में नहीं होते, वेन में होते हैं। फिर हम बात करते हैं पोजीशन इन द स्किन, स्किन में आर्टरीज क्या होती है, डीप होती है, और ये जो होती हैं अपर सरफेस पे होती है, वेन्स जो होती है अपर सरफेस पे। तो ये क्या डिफरेंसेस क्लियर हो गए आप लोगों को। आगे देखते हैं, अब कैपिलरीज की बात करते हैं। कैपिलरीज आर द ब्लड वेसल विच हैव सिंगल सेल वॉल। ये आर्टरीज और वेन जो होती हैं, ये आगे जाकर बिल्कुल पतली हो जाती हैं, सिंगल सेल के स्ट्रक्चर हो जाती हैं,
जिसे कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज के क्या होती है, कैपिलरीज की वॉल जो होती है एक ही सेल से बनी होती है और बीच बीच में छेद होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिनसे क्या होता है, एक्सचेंज होता रहता है। क्या, जिनसे जो ब्लड का प्लाज्मा है वो बाहर निकलता रहता है और टिश्यू फ्लूइड के साथ मिलता रहता है, ये लिम्फ भी बनाता है, ठीक है, और मटेरियल भी बाहर जाता रहता है, ऑक्सीजन बाहर चले गई, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, ठीक है, क्लियर है। ये क्या है, कैपिलरीज होती हैं। ओके, अब आता है, अच्छा किसी भी ऑर्गन में जहां भी एक्सचेंज होना है, किसी चीज का एक्सचेंज होना है, जैसे ऑक्सीजन एक्सचेंज होनी है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होनी है, या न्यूट्रिएंट देने हैं और एक्सक्रीटरी मटेरियल लेना है, तो वो कहां होगा, कैपिलरीज में ही होगा, ब्लड कैपिलरीज में ही होगा। चलिए अब बात करते हैं, ब्लड की बात करते हैं। What is blood? Blood is a type of connective tissue which play a role of carrier for various substance in the body. Blood is composed of plasma, blood cell और प्लेटलेट, ठीक है, क्लियर है। ब्लड किससे बना होता है, प्लाज्मा से या और ब्लड सेल या प्लेटलेट से, ठीक है। ब्लड सेल को ही प्लेटलेट कहते हैं, याद रहेगा, ब्लड सेल्स को ही क्या कहते हैं, प्लेटलेट कहते हैं, क्लियर है। तो अब देखते हैं यहां पर ब्लड प्लाज्मा क्या है, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, ठीक है, फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा इज अ पेल कलर्ड लिक्विड विच इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ वाटर। ब्लड प्लाज्मा फॉर्म द मैट्रिक ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का बेस जो होता है वो ब्लड प्लाज्मा बन कहलाता है, ठीक है, और इसके अंदर बेसिकली वाटर होता है, क्या होते हैं, प्रोटीन में होते हैं बेसिकली, ठीक है, और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी हार्मोन्स हैं, ये सब चीजें हैं जो ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा, वो सारे के सारे कहां मिलेंगे, ब्लड प्लाज्मा में मिलेंगे। अच्छा, कौन सी गैस ब्लड प्लाज्मा में मिलेगी, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ना, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड प्लाज्मा में होता है, ठीक है, क्लियर है। हीमो और उसका कौन करता है, ऑक्सीजन का कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। तो बात करते हैं ब्लड सेल की। ब्लड सेल के अंदर जो होती है, ब्लड सेल कौन सी है, ठीक है, ब्लड सेल को हम क्या कहते हैं, ब्लड सेल को काप्सल्स भी कहते हैं। ब्लड सेल को हम क्या कहते हैं, काप्सल्स भी कहते हैं, क्लियर है। ब्लड सेल बेसिकली तीन तरह की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड काप्सल्स, व्हाइट ब्लड काप्सल्स और प्लेटलेट, ठीक है, क्लियर है बेटू, यहां तक समझ में आया, क्लियर है आराम से। अब बात करते हैं, रेड ब्लड काप्सल्स जो होती हैं उनको इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, क्लियर है। दीज आर द रेड कलर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये रेड कलर की क्यों होती है, इनमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है, कल हम बात कर चुके हैं इसकी, ठीक है, यहां तक समझ में आया। इसके अलावा हीमोग्लोबिन बहुत कम क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हैपेंस थ्रू हीमोग्लोबिन, सम पार्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड थ्रू हीमोग्लोबिन। अच्छा, दूसरा आता है व्हाइट ब्लड काप्सल्स। व्हाइट ब्लड काप्सल्स जो होती हैं वो पेल व्हाइट, क्रीम कलर की होती हैं। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम के अंदर व्हाइट ब्लड सेल बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। इनको सॉरी ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट, क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, याद रहेगा बेटा, ठीक है। फिर आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट क्या होती है, प्लेटलेट जो है वो हमारी क्लॉटिंग का काम करते हैं, ब्लड क्लॉट करने का काम करती हैं, ठीक है, जो चोट लगने पर ऊपर जो ब्लड का क्लॉट बनता है उसको बनाने का काम करती है, ठीक है। प्लेटलेट आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोएगुलेशन। ब्लड कोएगुलेशन इज अ डिफेंस मैकेनिज्म विच प्रिवेंट द एक्सेस लॉस ऑफ द ब्लड इन केस ऑफ एनी इंजरी। जब चोट लग जाती है तो ये प्लेटलेट क्या करती हैं, तो ये हम उस पर क्लॉटिंग कर देती हैं। चलिए ये हुई प्लेटलेट, ठीक है बेटू, आगे बात करते हैं। अच्छा, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट। अब ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट ये तीनों ब्लड काप्सल्स हैं, सेल नहीं है, ठीक है। काप्सल्स का मतलब, अब काप्सल क्यों कहा गया, ठीक है, एक्चुअली इसमें जनरली क्या होता है, ब्लड की जो सेल्स होती हैं उनको सेल्स ना कह के काप्सल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि उनमें बाकी के सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते, ठीक है, क्या नहीं होते, बेसिक जो सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते, तो इसलिए क्या होता है, ये काप्सल्स कहलाती है, याद रहेगा बेटू। इसके बाद आता है लिम्फ। व्हाट इज लिम्फ, लिम्फ इज सिमिलर टू द ब्लड बट आरबीसी आर एब्सेंट इन द लिम्फ, ठीक है। लिम्फ इज फॉर्म बाय
fluid which leak from the blood capillaries and go to the intercellular spaces in the tissue. This tissue is collected through lymph vessel and finally return to the blood capillaries. Lymph also play an important role in the immune system. अब lymph है क्या? मैंने आपको बताया था कि कैपिलरी के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे ब्लड प्लाज्मा बाहर निकलता रहता है। ठीक है, तो ब्लड प्लाज्मा बाहर निकल गया और क्या होती है, जो डब्ल्यूबीसी होती है वो भी क्या हो जाती है, बाहर चली जाती है। ठीक है, और ये क्या बनाती है, बाद में लिम्फ बनाती है, टिश्यूज के पास आ जाती है, टिश्यूज के पास अब क्या है, इसे लिम्फ कहते हैं। अब लिम्फ क्या होता है, वहां से टिश्यूज के आसपास से कहा जाता है, खास तरह के डक्ट में जाता है जिन्हें लिम्फ वेसल्स कहते हैं। लिम्फ वेसल कहाँ जाती है, आगे जाके वेन्स में खुल जाती है, वापस से वेन्स में खुलती है। ठीक है, क्लियर है? आगे जाके कहाँ खुलती है लिम्फ वेसल्स, वेन्स में खुलती हैं, वापस हार्ट में जाएंगी, हार्ट से फिर वापस क्या होगा, आर्टरी आएगी, आर्टरी से क्या होगा, कैपिलरी, कैपिलरी से फिर क्या बनेगा, जो है प्लाज्मा बाहर निकल जाएगा। प्लाज्मा बाहर निकलने के बाद में क्या हो जाएगा बेटा, प्लाज्मा बाहर निकलने के बाद कहां पहुंचेगा, टिश्यू फ्लूइड में। टिश्यू फ्लूइड में पहुंचने के बाद में क्या होगा, लिम्फ वेसल से वापस उल्टा जाएगा, फिर वेन्स में, इस तरह से चक्कर चलता रहता है। तो ये बात समझ में आई। अब लिम्फ सिस्टम इम्यून सिस्टम से कैसे जुड़ा हुआ है, या लिम्फ जो है इम्यून सिस्टम से क्यों जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर कौन सी ब्लड सेल होती है, व्हाइट ब्लड सेल होती है। और व्हाइट ब्लड सेल किससे जुड़ी हुई है, इम्यूनिटी से जुड़ी हुई है, इम्यूनिटी कंट्रोल करती है हमारी बॉडी की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन जो है वो क्या है, इन द ह्यूमन हार्ट ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट twice in the cardiac cycle. This type of circulation is called double circulation. One complete heartbeat in which all the chambers of heart contract and relax once is called cardiac cycle. The heartbeat about 72 times per minute in a normal adult. In one cardiac cycle, the heart pump out 70 ml blood and approximately 4,900 ml blood in a minute. Double circulation ensure the complete segregation of oxygenated and deoxygenated blood, which is necessary for the optimum energy production in the warm-blooded animals. ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, कि कार्डियक साइकिल क्या होता है। ठीक है, हार्ट बीट, एक हार्ट बीट को हम पूरे पूरे के क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं। कार्डियक साइकिल में क्या होता है, ऊपर की पहले पहले क्या होगा, ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल, यानी कि हार्ट के एक बार कॉन्ट्रैक्ट और एक बार रिलैक्स होने के पूरे साइकिल को कार्डियक साइकिल कहते हैं। अब कार्डियक साइकिल के अंदर एक बार में कितना ब्लड पंप होता है, कितना ब्लड पंप होता है, 70 ml। एक कार्डियक साइकिल में 70 ml ब्लड पंप होता है। एक मिनट में कितने कार्डियक साइकिल हो जाते हैं, 72 कार्डियक साइकिल होते हैं। नॉर्मल जो ब्लड की हार्ट की बीट है उसे क्या कहते हैं, 72 होती है एक मिनट में, 72। ठीक है, ओके, यहां पर समझना। इसका मतलब अगर एक मिनट में 72 बार पंप हो रहा है ब्लड, और हर पंपिंग के अंदर कितना ब्लड आ रहा है, 70 ml, तो एक मिनट में कितना डालेगा, 72 इंटू 70, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 4,900 ml और 5 लीटर ब्लड। हमारा दिल एक मिनट में 5 लीटर पंप क्या करता है, जो ब्लड को पंप कर देता है। ठीक है बेटे, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब क्या होता है, डबल सर्कुलेशन की बात करें। हमारे हार्ट में कितने चैम्बर हैं, 2 चैम्बर। ठीक है, कितने चैम्बर हैं, दो क्या, 4 चैम्बर हैं, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। ठीक है, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट वाला पार्ट जो होता है, राइट वाले पार्ट में दो कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और लेफ्ट वाले पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। यानी ब्लड अपने एक साइकिल में हार्ट से 2 बार गुजरता है, इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। समझ में आया, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब है हार्ट के अंदर से ब्लड 2 बार गुजरा, एक साइकिल में 2 बार गुजरा। एक बार कैसे गुजरा, एक बार गुजरा डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में और एक बार गुजरा ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में, उसे कहते हैं डबल सर्कुलेटेड सिस्टम। देखो इसको कैसे समझते हैं। अब हम पहले ब्लड का सर्कुलेशन देखते हैं। हार्ट से ब्लड पंप हुआ, हार्ट से ब्लड कौन लेके जाएगी, आर्टरी। आर्टरी ने किसको दिया, बॉडी को दिया। बॉडी ने कहा डाल दिया,
बॉडी ने कहा डाल दिया, बॉडी ने उसको डीऑक्सीजनेटेड कर दिया, उसने बॉडी ने उसकी सारी की सारी ऑक्सीजन कंज्यूम कर दी, ठीक है। ओके, अब ये कहा जाएगा, वापस हार्ट में जाएगा। हार्ट में कौन से पार्ट में जाएगा? लेफ्ट वाले पार्ट, राइट वाले पार्ट में जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वाले पार्ट में, राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल में गया। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया? राइट वेंट्रिकल से, राइट एवोरिकल से राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। क्लियर है? समझ में आया बेटू? क्लियर है? पहले पहले ये सारा का सारा ब्लड हार्ट से निकला, हार्ट से बॉडी में गया, बॉडी ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? राइट ऑरिकल में जाता है, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से ये लंग्स में जाता है, लंग्स से फिर कहाँ आता है? लेफ्ट ऑरिकल में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर बॉडी में वापस चला आता है। तो इसका मतलब एक साइकिल के अंदर ब्लड जो है दो बार निकलता है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड फ्लो फॉर्म में, दूसरी बार ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। ओके बेटे, तो यहां पर यह है डबल सर्कुलेशन। क्लियर हो गया आपको? आगे की बात करते हैं। अब ये हार्ट की स्ट्रक्चर की बात आती है, ठीक है। अच्छा, ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? ताकि वार्म ब्लड, जो सॉरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग रहे और बॉडी की एफिशिएंसी बनी रहे, बॉडी वार्म रहे, ठीक है। चलिए, अब ये आपको हार्ट की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है बेटा, हार्ट की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। यहाँ हार्ट के अंदर आपको ये जो दिख रहा है ये ऑरिकल है, ये दिख रहा है ये वेंट्रिकल है। अच्छा, इन दोनों में से बड़ा चैम्बर कौन सा है? बड़ा चैम्बर है वेंट्रिकल, ठीक है। ओके, तो अगर हम हार्ट की स्ट्रक्चर की बात करें तो हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? बेसिकली हार्ट में चार चैम्बर होते हैं, दो ऑरिकल और दो वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। ऑरिकल छोटे होते हैं, वेंट्रिकल बड़े होते हैं। ऑरिकल की वॉल पतली होती है, वेंट्रिकल की मोटी होती है, ठीक है। ऑरिकल जो होते हैं, ऑरिकल में ब्लड आता है, ठीक है, और वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है। ऑरिकल्स में ब्लड आता है, वेंट्रिकल में ब्लड निकलता है। अच्छा, आप जनरली हमारे जो हमारी सोसाइटी के अंदर जो अच्छे काम होते हैं वो हम राइट हैंड से करते हैं, और जो गंदे काम होते हैं हम जो लेफ्ट हैंड से करते हैं। यानी गंदा जो है वो लेफ्ट हैंड है और अच्छा है वो राइट है, लेकिन हार्ट उल्टा होता है जी। गाना है ना, दिल तो उल्टा है जी, वट एवर, जो भी गाना है, लेकिन दिल उल्टा ही होता है। सच में उल्टा क्यों होता है? क्योंकि जिस साइड से हम अच्छे काम करते हैं, राइट साइड से, उस साइड में कैसा ब्लड है? इम्प्योर ब्लड है, गंदा ब्लड है, ठीक है, उस साइड गंदा ब्लड आता है। और जिस साइड से हम अच्छे काम करते हैं उस साइड में कैसा ब्लड आता है? अच्छा ब्लड आता है, प्योर ब्लड आता है, ठीक है। तो अब यहां पर देख लीजिए कि पूरी बॉडी से जो गंदा खून लेके कौन सा आती है? सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। ये जो ब्लू कलर की डब दिख रही है, गंदा सा खून लेके आएंगी, कहां लेके आएंगी? यहां पर इस ऑरिकल में लेके आएंगी, राइट ऑरिकल, राइट एट्रियम में लेके आएंगी। वहां से ये कहां जाता है? जो राइट वेंट्रिकल में जाता है। दिख रहा है बेटा, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। गंदा खून है, ये बेकार खून है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में गया। राइट वेंट्रिकल से ये देखो यहां पर पल्मोनरी आर्टरी जो है, ये ब्लू कलर की ऐसे दिख रही है, मैं जिस पे चल रहा हूं, ये पल्मोनरी आर्टरी है। इसके थ्रू कहां जाएगा? ये सारा का सारा गंदा खून कहां जाता है? लंग्स में जाता है। लंग्स में चला गया, लंग्स में ब्लड के अंदर क्या हो गया? ब्लड को प्यूरिफाई कर दिया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसे ऑक्सीजनेटेड कर दिया। अब ये सारा का सारा ब्लड क्या है? पल्मोनरी वेन्स, ये कहां लेके आएंगी? लंग से लेके आएंगी और कहां डाल देंगी? लेफ्ट और ऑरिकल के अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। अब यहां से ये कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाएगा? यहां पर ये जो बड़ा सा दिख रहा है, ठीक है, क्लियर है, यहां पर जाएगा। इसको केरेटोसिस्टेमिक आर्क कहते हैं, ठीक है। ये पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, ये पूरी बॉडी में जाएगा जाएगा और पूरी बॉडी को ब्लड देगा, ठीक है, पूरी बॉडी को ब्लड देगा ये। अब फिर बॉडी इसको गंदा कर देगी, गंदा करने के बाद ये फिर से कहां से आएगा? वेना केवा जो है, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, वापस से इसको लेके आएंगी गंदे खून को। इस तरह चलता है, ठीक है। अब यहां पर बीच में क्या होते हैं? कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होती हैं, जैसे आपको यहां पर इसको देखिए, जो हमारे ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच का जो पोर है, वो जो छेद है, वहां पर क्या होते हैं? वॉल्व्स होते हैं। क्या होते हैं? वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं ऑरिकल और एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स, ठीक है। एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, राइट साइड वाले को बोलते हैं राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, और लेफ्ट वाले को बोलते हैं लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, ठीक है बेटू, यहां तक समझ में आ गया? इसके अलावा ये जो
पल्मोनर जो बड़ी बड़ी आर्टरीज हैं, कौन सी पल्मोनरी आर्टरी हुई और कौन सी जो ये केरेटोसिस्टमिक आर्क वाली आर्टरी जो है, इसके अंदर भी देखो वॉल्व होते हैं, इनको सेमी ल्यूनर वॉल्व कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। तो ये क्या है, हार्ट की स्ट्रक्चर है। क्लियर है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। ये हार्ट की स्ट्रक्चर हो गई। अब हार्ट का जो है, हम आगे की बात करते हैं, सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड थ्रू द हार्ट। अब यहां देखो, पूरी बॉडी से जो गंदा खून आता है, सिस्टम वेन जो होती है वो लेके आती हैं साइनस वेनोसस जो होता है। अब यहाँ पर ये जो साइनस वेनोसस है, ये हम बात करते हैं जो 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 फ्रॉग्स हैं, या जो जिसको हम कह सकते हैं कि रेप्टाइल्स हैं, उनके अंदर साइनस वेनोसस एक स्ट्रक्चर होती है जिसमें आके सारी की सारी वेन्स खुलती हैं, वरना हमारे अंदर डायरेक्ट हमारे अंदर ही खुलती हैं। ठीक है, तो जितनी वेन्स हैं वो सारी की सारी कहाँ खुलती हैं, और राइट ऑरिकल्स में, राइट ऑरिकल से कहाँ गई, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकली, वो लंग्स में गई, लंग्स में ब्लड क्या हो गया, प्योरीफाई हो गया, प्योरीफाई होने के बाद में क्या हुआ कि पल्मोनरी वेन आई, पल्मोनरी वेन ने लेफ्ट ऑरिकल में आई, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ट्रंकस आर्टेरियोसस। अब ये क्या होता है, ये क्या है कि जहां जब आर्टरी निकलती है तो एक बड़ा सा चैम्बर होता है, जिसे ट्रंकस आर्टेरियोसस कहते हैं, जो कि इसमें क्लियर दिखता है, किसमें, जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स है उसमें क्लियर दिखता है। ठीक है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, हमारे ह्यूमन में ये क्लियर नहीं होता। ठीक है, डायरेक्ट ही आप सीधा लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टरीज निकाल सकते हैं। आर्टरीज निकाल दी, सिस्टमिक आर्टरीज निकाल दी, फिर सिस्टमिक आर्टरीज कहाँ गई, बॉडी में जाएंगी, फिर वापस से सिस्टमिक वेन्स आएंगी, सिस्टमिक वेन्स कहाँ खुलेंगी, राइट ऑरिकल में खुलेंगी, इस तरह से चलेगा। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर ये है आपका सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इन द हार्ट। ठीक है बेटे, अब यहाँ इसको देखिए थोड़ा सा, इसको भी आराम से समझ लीजिए। ये देखो हार्ट है हमारा, हार्ट क्लियर है, इसमें कितने चैम्बर दिख रहे हैं, 4 चैम्बर दिख रहे हैं, एक ब्लू ब्लू वाला चैम्बर है और एक रेड वाला चैम्बर है। तो ऊपर वाले जो छोटे छोटे चैम्बर है वो आर्ट्रियम है, और नीचे वाले बड़े चैम्बर है वो क्या है, वेंट्रिकल्स हैं। ठीक है, ऑरिकल वेंट्रिकल क्लियर हो गए। अब यहां पर ये देखिए, बहुत आसानी से इसमें समझ में आ रहा है। ठीक है, ये पूरा पूरा हार्ट है, इसके एक साइड में ब्लू पार्ट यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और रेड पार्ट यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब पूरी बॉडी से गंदा खून कौन लेके आ रही है, सुपीरियर वेना केवा ऊपर बॉडी से, अपर बॉडी से गंदा खून लेके आ रही है, और इंफीरियर वेना केवा लोअर बॉडी से गंदा खून लेके आ रही है। कहां, राइट एंट्रियम में लेके आ रही है। यहां से कहां गया, राइट वेंट्रिकल के अंदर गया, राइट वेंट्रिकल से कहां गया, लंग्स में गया, लंग्स में जाने के बाद में पल्मोनरी वेन्स कहां लेके आई, लेफ्ट एट्रियम में लेके आए, लेफ्ट ऑरिकल में लेके आई, वहां से कहां गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां गया, आर्टरीज जो हैं वो पूरी बॉडी में इसको सप्लाई करेंगे, पूरी बॉडी में सप्लाई करने के बाद वापस से क्या होगा, गंदा हो जाएगा या खून डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और वापस से कहां आएगा, वेन्स के थ्रू राइट एंट्रियम में आएगा। इस तरह से एक साइकिल के अंदर ब्लड जो है हार्ट से 2 बार निकलता है, दैट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। ओके, और ये क्या करता है, हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। क्लियर है बच्चों? अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट्स की। प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। प्लांट हैव स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू इन द प्लांट, दैट इज जाइलम एंड द फ्लोएम। ओके, तो प्लांट में 2 तरह के वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, कौन कौन से, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर एंड द मिनरल, जिसको हम सैप भी कहते हैं। ठीक है, it is composed of the tracheids, xylem vessels, xylem parenchyma, and xylem fiber. Tracheids and xylem vessels are the conducting element. The xylem makes a continuous tube in the plant which run from roots to stem and right up to the veins of the leaves. यानी कि अब जाइलम है क्या, जाइलम जो है एक खास तरह का वेस्कुलर टिश्यू है जो किसको ट्रांसपोर्ट करता है, पानी, और पानी में जो सॉल्व हो रखे होते हैं, डिजोल्व हो रखे होते हैं मिनरल्स, उसको ट्रांसपोर्ट करता है। इसके 4 पार्ट होते हैं, ट्रेकीड, जाइलम वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। ठीक है, जाइलम मोस्टली डेड होता है, उसमें लिविंग टिश्यू नहीं होता, सिर्फ एक कंपोनेंट उसका लिविंग होता है, कौन सा, जाइलम पेरेन्काइमा। बाकी सारे कंपोनेंट क्या होते हैं, डेड होते हैं। जाइलम के सारे पार्ट जो होते हैं वो वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं करते, सिर्फ 2 ही पार्ट करते हैं। इनका नाम क्या है, जाइलम वेसल और ट्रेकीड। ठीक है, जाइलम फाइबर जाइलम को मजबूती देने का काम करते हैं। ओके,
अब ट्रेकीड एंड जाइलम वेसल्स आर द कंडक्टिंग एलिमेंट, यानी पानी का ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कर रही है, उनका नाम क्या है, ट्रेकीड और जाइलम वेसल्स. द जाइलम मेक अ कंटिन्यूअस ट्यूब इन द प्लांट which run from root to stem and right up to the veins. यानी कि ये जाइलम एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना, ट्रेकीड और वेसल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं जो रूट से शुरू होकर के कहां जाती हैं, ऊपर लीव्स की वेन तक जाती है. ठीक है, ओके. और इनमें क्या क्या बहता है, पानी बहता है. जाइलम का मेन काम क्या है, वाटर का कंडक्शन करना. लेकिन जाइलम का एक और भी काम है, जाइलम मजबूती देता है प्लांट को. जाइलम क्या करता है, प्लांट को मजबूती देता है, एक स्ट्रेंथ देता है. ठीक है, ओके. इसके बाद दूसरा आता है फ्लोएम. फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करने वाला करता है. फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड. Phloem is composed of sieve tube, companion cell, phloem parenchyma and bast fiber. Sieve tube are conducting element in the phloem. अब phloem किससे बना है, जाइलम की तरह phloem भी चार कंपोनेंट से बना है, लेकिन इसके चारों कंपोनेंट्स में से एक ही कंपोनेंट होता है, वो डेड होता है, वो होता है जो होता है फ्लोएम फाइबर. फ्लोएम के फाइबर जो है वो डेड होते हैं, बाकी तीनों जो कंपोनेंट है, सीव ट्यूब भी लिविंग होती है, कंपेनियन सेल भी लिविंग होती है, फ्लोएम पेरेंकाइमा भी लिविंग होती है. सीव ट्यूब क्या करती है, फूड का कंडक्शन करती है. इसको सीव ट्यूब क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्या होती है, जहां जहां इसकी जो सेल होती है उनके ऊपर नीचे प्लेट होते हैं, उनमें छेद 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 होते हैं, वो सीव की तरह होते हैं छेद, इसलिए इसे सीव ट्यूब कहते हैं. ओके, यहां तक समझ में आया. अब इसमें मूवमेंट कैसे होता है, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट is called ascent of the sap. Many factors are at the play in the ascent of the sap. It take place in many steps that are explained in the follows. अब देखो कैसे होता है ascent of the sap, मतलब कि जो जो सैप है, वाटर वाटर और मिनरल है, मैंने बताया था ना, वाटर और मिनरल को एक साथ क्या कहते हैं, सैप कहते हैं. और वो ऊपर कैसे जाते हैं वो हम बात करते हैं. तो इसको समझाने के लिए क्या होता है, सिंपल एक थ्योरी है कि देखो, अब पानी ऊपर कैसे जाएगा, ऐसा कौन सा फोर्स है जो जाइलम में पानी को ऊपर लेके जाएगा. ठीक है, कोई पंप तो नीचे लगा नहीं रखा कि नीचे मोटर चला दी और पानी को प्लांट से ऊपर चढ़ जाएगा. इसके लिए खास तरह का मैकेनिज्म होता है जिसे कहते हैं क्या, ट्रांसपिरेशन थ्योरी. अब होता क्या है, लीव से लगातार क्या होता है, जो वाटर वेपर है वो निकलती रहती है. इसे इवेपोरेशन, इसको क्या बोलते हैं, इसे इवेपोरेशन कहते हैं. इस इवेपोरेशन को क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं. ठीक है, क्लियर है, क्लियर है. तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लीफ से पानी बाहर निकलता जा रहा है. अब जब लीफ से पानी निकलता है तो लीफ के पास पानी है नहीं, अब वो पानी के लिए किसको मांगेगी, पानी किससे खींचेगी, वो जाइलम से खींचेगी. जाइलम किससे खींचेगा, जाइलम. अब लीफ के जाइलम किससे खींचेगा, स्टेम के जाइलम से खींचेगा. स्टेम के जाइलम में पानी कम हो गया, स्टेम का जाइलम किससे लेगा, रूट के जाइलम से लेगा. और रूट का जाइलम के अंदर पानी कम हो गया तो वो क्या करेगा, रूट हेयर से पानी अपने अंदर डाल देगा. इस तरह से लगातार पानी खींचता जाता है, खींचता जाता है, और क्या है, ऊपर चढ़ता जाता है. ठीक है, ट्रांसपिरेशन क्रिएट द ट्रांसपिरेशन पूल इन द लीफ. ठीक है, adhesion cohesion make column of the water molecule. Root pressure pushes the water to the stem. ठीक है, capillary action result the rise of the water in the base of the stem, और osmosis pushes water to the root hair. बहुत सिंपल सी कहानी है, समझ में आपको आराम से आ गई होगी. यहाँ पर देखो, सबसे आप जैसे इसको यूं समझिए, आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं स्ट्रॉ से, तो आप क्या करते हैं, मुंह से सक करते हैं तो नीचे से कोल्ड ड्रिंक आपके मुंह में आने लगती है. ठीक है, बस यही मैकेनिज्म है क्या, इसमें जाइलम के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में. अब यहाँ हमारा सकिंग प्रेशर कौन पैदा करता है, हमारा माउथ करता है, हमारा मुंह करता है. यहाँ पर सकिंग प्रेशर जो है वो ट्रांसपिरेशन पूल लीव्स के अंदर से करता है. लीव के अंदर क्या होता है, लीव के अंदर ट्रांसपिरेशन लगातार होता रहता है, तो पानी रिलीज होता है, वाटर वेपोरेट, वाटर बाहर निकलती रहती है. ठीक है, अब लीव के अंदर क्या हो, पानी कम हो गया. ठीक है, और उसने किससे पानी ले लिया, उसको पूरा करने के लिए लीफ अपने जाइलम से, लीव के जाइलम से ले लेती है. अब लीव के जाइलम के पास पानी कम हो गया, वहां पे खिंचाव पैदा हो गया, वो खिंचाव पूरा का पूरा खींचता है. तो हम देखते हैं, मैंने पहले ही कहा था, जाइलम क्रिएट अ ट्यूब, कंटिन्यूअस ट्यूब इन द प्लांट. लगातार एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें वाटर का एक कॉलम होता है. तो ऊपर आप खींचोगे, ऊपर एक सकिंग प्रेशर आएगा, तो नीचे से पहले पूरा का पूरा प्रेशर कहां तक आएगा, लीफ जाइलम से स्टेम जाइलम, स्टेम जाइलम से रूट जाइलम तक जाएगा. अब रूट जाइलम के पास में, अब रूट जाइलम कहां से पानी लेके आएगा,
अब रूट जाइलम कहां से लाएगा? रूट हेयर्स के थ्रू उसके अंदर पानी आ जाएगा। इस तरह लगातार ये चलता रहता है। क्लियर है? समझ में आ गया? यहाँ पर हमारे मुंह का काम कौन कर रहा है? लीफ कर रही है। क्लियर है? वाटर इवेपोरेट करके ट्रांसपिरेशन से। और यहाँ पर जो है बॉटल का काम कौन कर रहा है? बॉटल का काम कर रहा है रूट हेयर्स। ठीक है, ओके। और स्ट्रॉ का काम कौन कर रहा है? स्ट्रॉ का काम कर रहा है जाइलम। तो हमारे प्लांट की स्ट्रॉ कौन है? जाइलम है। ठीक है, अब यहाँ रूट प्रेशर की बात करते हैं। द वॉल ऑफ सेल ऑफ रूट हेयर्स आर वेरी थिन। वाटर फ्रॉम सॉइल एंटर इन द रूट हेयर्स बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। रूट प्रेशर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर अप टू बेस ऑफ स्टेम। यानी क्या होता है, लगातार अगर पानी बहुत ज्यादा हो, प्लांट के आसपास पानी बहुत ज्यादा हो, तो पानी लगातार रूट हेयर के थ्रू अंदर चला जाता रहता है और ये एक छोटा सा प्रेशर क्रिएट कर देता है जिसे कहते हैं रूट प्रेशर। ठीक है, ये रूट प्रेशर जनरली किस कंडीशन में दिखाई देता है कि जब आसपास पानी ज्यादा हो लेकिन ट्रांसपिरेशन कम हो रहा हो, तो क्या होता है, तब ये बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। अब क्या हो, तो पानी लगातार बॉडी में अंदर आता तो जा रहा है, इस वजह से जो प्रेशर बनता है उसे कहते हैं रूट प्रेशर। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा ऊपर इसको लेके नहीं जा पाता। इसके बाद आता है कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्या होता है, जब किसी पतली सी ट्यूब को पानी के ऊपर रखते हैं तो पानी उसमें अपने आप ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, क्यों चढ़ जाता है? क्योंकि पानी के अंदर सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा होता है पानी का, तो उस वजह से ऊपर चढ़ जाता है। दैट इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। अ वेरी फाइन ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरी। Water or any liquid rise in the capillary because of their physical force. This phenomenon is called capillary action. अच्छा, ये फिजिकल फोर्स कौन सा था? मैंने बताया था ना, सरफेस टेंशन। वाटर इन स्टेम राइज अप सम हाइट बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। ठीक है, यानी कि पानी को ऊपर चढ़ाने में एक और भी है, कौन सा? कैपिलरी एक्शन भी होता है, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम, जाइलम की जो डक्ट होती है बहुत पतली पतली होती है ना, ट्रेकिड्स और वेसल बहुत पतली पतली होती है। इसके बाद में आता है एडहेशन कोहेजन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के आपस के अंदर चिपके हुए रहते हैं, ऐसे नहीं होते दूर दूर होते हैं, वो पास में चिपके हुए होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एडहेशन फोर्स कहते हैं। क्लियर है? इस वजह से आप स्ट्रॉ के अंदर अगर जब पीते हो तो पूरा का पूरा वाटर, एक मॉलिक्यूल नहीं आता, पूरा का पूरा वाटर कॉलम आ जाता है। ठीक है, समझ में आया बेटे? फिर आता है ट्रांसपिरेशन पूल। लॉस ऑफ द वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा एंड द लेंटिकल्स in plant is called transpiration. Transpiration through stomata create vacuum which create a suction. This is called transpiration pool. The transpiration pool suck the water column from the xylem tube and thus water is able to rise to great height इन इवन टॉलेस्ट प्लांट। जो सबसे बड़ा प्लांट होता है रेडवुड ट्री, वो 300 मीटर ऊंचा होता है, तो वहां पर भी ये पानी ऊपर तक पहुंच जाता है, किस वजह से? ट्रांसपिरेशन पूल से। ठीक है, इवन कई साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि अगर आप मुझे चांद तक की ट्यूब दे दो, मैं चांद में भी पानी पहुंचा दूंगा। ठीक है, इतनी लंबी ट्यूब कौन बनाएगा यार? ठीक है, चलिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड की बात करें। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड इन द प्लांट हैपेंस बिकॉज ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ द एनर्जी। अनलाइक द ट्रांसपोर्ट ऑफ द जाइलम, जाइलम के अंदर कोई एनर्जी यूज नहीं हो रही। इट इज द फॉर्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ रही है। जहां पर हमें ट्रांसपोर्ट में एनर्जी देनी पड़े उसे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मोरओवर द फ्लो ऑफ सब्सटेंस थ्रू फ्लोएम टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन। ओके, इट इज टू वे ट्रैफिक इन फ्लोएम, जबकि जाइलम के अंदर ओनली एक वन वे होता है। कौन सा? रूट टू शूट, रूट टू लीव्स। लेकिन फ्लोएम के अंदर एक ऐसा है, फ्लोएम के अंदर दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, रूट टू शूट भी हो सकता है और उसके उल्टा भी जा सकता है। ओके, चलिए अब ये क्या है, यहां पर हम देखते हैं पानी जमीन के, अब ये जाइलम के अंदर कैसे मूवमेंट करता है। देखिए, सबसे पहले देखिए, जब वाटर इन द सॉइल है, ठीक है, इसको रूट हेयर ने एब्जॉर्ब कर लिया, यहाँ से उन्होंने रूट हेयर ने एब्जॉर्ब किया, और रूट ने किसको डाल दिया? रूट कॉर्टेक्स को डाला, रूट ने रूट के जाइलम को डाला। फिर रूट के जाइलम से ये कहाँ गया? ऊपर गया, स्टेम के जाइलम से होता हुआ लीव्स के अंदर होते हुए और डिफ्यूजन से यानी कि ट्रांसपिरेशन से बाहर निकल गया। इस तरह से लगातार ये चलता रहता है। क्या आपको क्लियर हो गया बेटा? तो ये क्या है? ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर जाइलम है। अब इंडेक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग? व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दीज कंपोनेंट? सबसे पहला जो है मेन कंपोनेंट कौन सा है? हार्ट, ब्लड और ब्लड वेजल्स। मैंने आपको बताया था हार्ट क्या करता है? पंप करने का काम करता है। ब्लड इज क्या है? मेन ट्रांसपोर्ट मीडिया जो सबको कैरी करेगा। और ब्लड वेसल क्या है? जिस पर वो जाएगा। हार्ट पंप
पंप करेगा, ठीक है, क्लियर है बेटे। और जो ब्लड है वो सब्सटेंस को कैरी करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, और ब्लड वेसल उसको ट्रैक देंगे जिस पर वो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई इट इज नेसेसरी टू सेपरेट द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द मैमल्स एंड ब्लड। अब मैमल और बर्ड जो होते हैं वार्म ब्लडेड होते हैं, इनकी बॉडी को उनको लगातार वार्म रखना होता है, इसीलिए इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, इनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा तेज होता है, इसलिए इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। ऑक्सीजन, अब अगर इनके उनको ऑक्सीजन चाहिए तो एकदम प्योर ऑक्सीजन चाहिए बहुत। अब और इसीलिए इनके बॉडी में ऐसा मैकेनिज्म होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग रहें, ताकि क्या हो, इनको ज्यादा एफिशिएंसी से ज्यादा अच्छी और ज्यादा प्योर ऑक्सीजन मिल पाए, ठीक है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स सच एज बर्ड एंड एनिमल मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर बाय कूलिंग themselves when they are in hotter environment by warming their body when they are in cooler environment. Hence these animals require more oxygen for the cellular respiration, that they can produce more energy to maintain their body temperature. It is necessary for them to separate oxygenated and deoxygenated blood so that they can their circulatory system can is more efficient and can maintain their constant body temperature। यानी इनका सर्कुलेटरी सिस्टम में इसलिए क्या होता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये वजह से बात आपको समझ में आ गई। इसका मतलब अगर मैं पूछूं कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम किन होगा, तो होगा वार्म ब्लडेड एनिमल्स के अंदर। वार्म ब्लडेड एनिमल कौन से हैं, ये हैं प्लांट और बर्ड्स और ब्लड्स और मैमल, ठीक है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स। तो जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट होते हैं, यानी कि जो सबसे जो प्लांट हैं, जैसे हमारे जिनको ट्रेक्योफाइट्स कहते हैं, उनके अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम किससे बना होता है, दो से बना होता है, जाइलम और फ्लोएम से। इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंडक्टिंग टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम कंडक्ट वाटर मिनरल्स obtained from the soil via root to rest of the plant. Phloem transport food material from the leaves to different part of the plant body. क्लियर है। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट, हाउ आर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट। अब वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा था कि द कंपोनेंट ऑफ द जाइलम टिश्यू, ट्रेकीड एंड वेसल्स ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड from a continuous water system of the water conducting channel। यानी एक कंटिन्यूस ट्यूब होती है, जो कि क्या होती है, जाइलम के अंदर एक कंटिन्यूस वाटर की ट्यूब होती है, जो सारे पार्ट्स के साथ जुड़ी हुई होती है, लीव से लेकर स्टेम तक, स्टेम से रूट तक, एक कंटिन्यूस ट्यूब होती है, ठीक है। ओके, तो इसके अंदर वाटर भरा होता है, ठीक है। अब ट्रांसपिरेशन क्रिएट अ सक्शन प्रेशर। जब लीव्स के अंदर ट्रांसपिरेशन होता है तो उसे एक सक्शन प्रेशर बनता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वाटर इज फोर्स इनटू द जाइलम सेल ऑफ रूट। यानी रूट से जब पूरा का पूरा जाइलम वाटर का जो है वो पूरा का पूरा सकिंग होती है रूट, क्लियर है। सकिंग एक्चुअली कहाँ होती है, लीफ सक करती है अपने वाले जाइलम को, लेकिन उसका जाइलम किससे कनेक्टेड है, स्टेम के जाइलम से। स्टेम का जाइलम किससे कनेक्टेड है, रूट के जाइलम से। लास्ट में किस पे सकिंग प्रेशर आता है, रूट के जाइलम पे। और रूट के अंदर कौन, जाइलम को पानी कौन देता है, रूट हेयर्स पानी अब्सॉर्ब करके दे देते हैं। देन देयर द स्टेडी वाटर मूवमेंट ऑफ द वाटर from root xylem to all plant part through इंटरकनेक्टेड वाटर कंडक्टिंग चैनल। तो यहाँ पर इस तरह से वाटर और मिनरल ऊपर जाते हैं, जिसको हम पहले भी कर चुके हैं। हाउ इज द फूड ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट। प्लांट में फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम के अंदर जो होता है सीड ट्यूब होती है, वो ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। लेकिन अब इसके पास में क्या है, कोई इस तरह का सकिंग प्रेशर नहीं होता, तो ये क्या करती है, एनर्जी को खर्च करती है, एटीपी को तोड़ती है, एटीपी को एडीपी में बदलती है, उससे एनर्जी जो निकलती है उससे एनर्जी को यूटिलाइज करती है, और उस एनर्जी से एक प्रेशर बनाती है। उस प्रेशर से ये क्या करती है, फूड को अलग अलग पार्ट में भेजती है, ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ में आया। दिस प्रेशर मूव्स द animal this pressure moves the material in the phloem to tissue which have less pressure. This is helpful in the moving material according to need of plant. For example, the food material such as sucrose is transported into the phloem tissue using एटीपी एनर्जी। यानी इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। सबसे अगर बिल्कुल अगर नहीं समझ में आया तो चार बातें याद रखनी है कि
जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है वो करता कौन है? फ्लोएम करता है। फ्लोएम में कौन करता है? सील ट्यूब करती है। इसमें एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी कौन देता है? एटीपी देती है। दैट्स ऑल। और दूसरा क्या है? ये प्लांट के किसी मतलब बॉडी के किसी भी प्लांट बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। रूट टू हेयर, रूट टू लीव, लीव टू रूट, किसी भी बाई डायरेक्शन हो सकता है। ठीक है, क्लियर है बेटे? तो यहाँ पर ये है आपका जो ट्रांसपोर्टेशन। अब इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो रिवीजन करने की बात करते हैं तो बेसिकली हम बात करेंगे बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो ट्रांसपोर्ट करने वाला सिस्टम होता है वो कौन सा होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। एनिमल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। इसके तीन कंपोनेंट होते हैं: हार्ट, ब्लड वेजल्स और ब्लड। ओके, हार्ट, ब्लड वेसल और ब्लड। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? चार। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? चार। 2A 2V। 2A 2V। 2A का मतलब दो ऑरिकल और दो वेंट्रिकल। ठीक है, ऑरिकल में ब्लड आता है, वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है। ओके, हार्ट के कॉन्ट्रेक्शन को क्या बोलते हैं? सिस्टोल। हार्ट के रिलैक्सेशन को बोलते हैं डायस्टोल। हार्ट के कॉन्ट्रेक्शन को क्या बोलते हैं? सिस्टोल। एंड हार्ट के जो रिलैक्सेशन को क्या बोलते हैं? डायस्टोल कहते हैं। ठीक है, वो डक्ट जो हार्ट टू बॉडी जाती हैं उसे कहते हैं आर्टरी। ठीक है, वो डक्ट जो हार्ट टू बॉडी जाती हैं उन्हें कहते हैं आर्टरी। और वो डक्ट जो बॉडी से ब्लड को हार्ट में लेके आती है उन्हें कहते हैं वेन्स। ठीक है, आर्टरी जो होती है मोटी वॉल की होती है, उनके अंदर प्रेशर ज्यादा होता है। वेन्स पतली वॉल की होती है, उनके अंदर प्रेशर कम होता है। ठीक है, आर्टरीज और वेन जहां मिलती हैं वहां पर क्या पतली पतली ब्लड की वेसल होती है, पतली पतली बिल्कुल, जिनकी वॉल एक सिंगल सेल की होती है, उन्हें कहते हैं कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। और ब्लड जितना भी सब्सटेंस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वो सब कहाँ होता है? कैपिलरीज के अंदर होता है। क्लियर है? अब बात करते हैं ब्लड की। ब्लड क्या है? एक्चुअली एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर क्या होता है? प्लाज्मा होता है और ब्लड की सेल होती है जिनको काप्सल्स कहते हैं। ये काप्सल्स तीन होती हैं: आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी क्या करती है? ऑक्सीजन कैरी करती है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन कैरी करता है। डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी से रिलेटेड होती है। और प्लेटलेट क्या करती हैं? ब्लड के क्लॉटिंग में मदद करती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? जब जो ये कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज से ब्लड प्लाज्मा बाहर चला जाता है, थोड़ा थोड़ा उसमें छेद जो होते हैं, पोर्स जो होते हैं कैपिलरी, उससे ब्लड प्लाज्मा बाहर निकलता रहता है। और उनसे क्या बाहर निकलती है? साथ में डब्ल्यूबीसी भी बाहर निकल जाती है। तो इन दोनों को मिला करके हम क्या कहते हैं? लिम्फ कहते हैं। जो क्या करता है? आगे जाकर लिम्फ वेसल्स में जाता है और लिम्फ वेसल आगे जाकर किसमें मिलती है? वेन्स में मिल जाती है। इस तरह से लिम्फ इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द ब्लड जो कि क्या है? कैपिलरीज में अलग हो जाता है, बाद में जाकर वापस मिल जाता है। ठीक है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है? डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है कि जो मैमल्स हैं, जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, चाहे मैमल हो चाहे ब्लड हो, उन बर्ड्स हो, उनके अंदर क्या होता है? ब्लड अपने एक साइकिल के अंदर हार्ट से दो बार निकलता है। एक बार ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में, दूसरी बार डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में। इसे कहते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ओके। ये इसके बाद आता है जो कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल का मतलब क्या होता है कि हार्ट के एक पंप को एक बार पंप करने को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। इसमें 70 ml ब्लड पंप होता है। ठीक है, एक मिनट में हमारा हार्ट में कितने पंप होते हैं? 72 पंप्स होते हैं। इसे क्या बोलते हैं? हार्ट रेट कहते हैं। ठीक है, और टोटल कितना ब्लड पंप होता है? अप्रोक्सीमेटली 4900 लीटर और 4900 ml और 5 लीटर। ठीक है, ये इतना ब्लड हमारी बॉडी पंप करती है। ठीक है, डबल सर्कुलेशन से क्या होता है? एश्योरिटी हो जाती है कि सेल्स को ऑक्सीजन ही मिलेगी, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड वाला गंदा खून नहीं मिलेगा। इससे क्या होता है? एफिशिएंसी बढ़ जाती है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है और हमें हमारी एनर्जी ज्यादा बनती है हमारी बॉडी में, जो कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स को वार्म रखने में मदद करती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हार्ट की। बात करें तो हार्ट के अंदर चार चैम्बर मैंने आपको बता ही दिया था। हार्ट से निकलने वाली जो पाइप्स हैं उनको कहते हैं क्या? उनको कहते हैं वेन्स। और हार्ट में उनको कहते हैं आर्टरीज। और हार्ट में आने वाली को बोलते हैं वेन्स। ठीक है, वेन्स हार्ट में आती हैं और आर्टरीज हार्ट से निकलती हैं, खून को बॉडी को लेके जाती हैं। ठीक है, हार्ट के अंदर जो लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट पार्ट के अंदर प्योर ब्लड आता है, अच्छा ब्लड होता है। और राइट पार्ट में जो है डीऑक्सीजनेटेड गंदा ब्लड, इम्प्योर ब्लड होता है। ठीक है, ये ये जो है ये है आपका डबल सर्कुलेटरी सिस्टम।
ठीक है, जिसमें दोनों पार्ट में व्हाट इज डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि ब्लड अपने एक सर्किल के अंदर, एक साइकिल के अंदर हार्ट से दो बार निकलेगा, एक बार प्योर फॉर्म के अंदर, एक बार इम्प्योर फॉर्म के अंदर, ठीक है, इसे कहते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, और इससे बॉडी की एफिशिएंसी बढ़ती है, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है, ये बात हो गई। अब उसके बाद आते हैं प्लांट पे। प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट किससे होता है? प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है दो चीजों से। वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं जाइलम, और फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्लोएम, ठीक है। जाइलम के चार कंपोनेंट हैं, ठीक है, बेसिकली कौन कौन सा है? ट्रेकिड, वेसल्स, जाइलम फाइबर और पेरेन्काइमा, जिनमें से पेरेन्काइमा ही लिविंग है। और फ्लोएम के अंदर होते हैं सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड बास्ट फाइबर, जिसमें से सिर्फ बास्ट फाइबर ही डेड होते हैं, बाकी सब लिविंग होते हैं, ठीक है। अब जो जाइलम है, जाइलम के अंदर जो सैप का ट्रांसपोर्ट होता है वो कौन करता है? वो करता है एक खास तरह का फोर्स जिसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन पूल। पत्तियों से या एरियल पार्ट से जो वाटर वेपर निकलती रहती है प्लांट से, उसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या होता है? एरियल पार्ट में वाटर का वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जो जाइलम से पानी लेता है। जाइलम पानी किससे लेगा? अब जाइलम पूरा रूट, जो लीव जाइलम है वो स्टेम जाइलम से पानी लेगा, स्टेम जाइलम किससे लेगा? रूट जाइलम से लेगा। अब रूट जाइलम कैसे पानी लेगा? रूट हेयर से बाहर से पानी लेता रहेगा। इस तरह से लगातार वाटर का कंडक्शन होता रहता है। लेकिन फूड का फ्लो जो है कंडक्शन करने के लिए इस तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं होता, तो हमें एनर्जी दे करके बार बार प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है, और क्या है, इसको कंडक्ट करवाना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर ये खत्म होता है, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए।